हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है शशांक सिंह और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो आज का जो टॉपिक है जिसके बारे में हम बात करेंगे वो है इलेक्शंस इन इंडिया। तो आज बोर्ड पे ना इंफॉर्मेशन ज़्यादा लिख के मैं अपने अल्फाजों से अपनी बातों से कुछ बताना चाहूँगा कि हमारे देश में इलेक्शन जो होते हैं, जो भी जैसे लोकसभा इलेक्शन ऑलरेडी चल रहे हैं, तो ये इलेक्शन का क्या महत्व है हमारे जीवन में। अगर इलेक्शन कराए क्यों जाते हैं, क्या इलेक्शन के बिना भी सरकारें चलाई जा सकती हैं जैसे और देशों में चलाई जाती है, डिक्टेटरशिप जिसको हम कहते हैं। तो क्या कारण होता है इलेक्शन कराने का, इलेक्शन कराने का पर्पस क्या होता है, तो उसी के बारे में आज हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा पढ़ेंगे, जानेंगे। मैंने कुछ बातें, एक दो चीजें लिखी है, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में कुछ लिखा है और थोड़ा लोकसभा सीट्स के बारे में लिखा है। तो इनके बारे में मैं एक्सप्लेनेशन दूंगा, बताऊंगा इलेक्शंस की पूरी प्रक्रिया के किस तरीके से इलेक्शंस होते हैं, कैसे होते हैं, किस तरीके से वोटिंग कराई जाती है। पर इलेक्शन होते क्यों हैं, हम लोग क्यों इलेक्शन दे रहे हैं, हम क्यों वोट करते हैं, ये जानना भी जरूरी है भी। जैसे लोकसभा का पूरा माहौल चल रहा है, तो देखिए बताना चाहूंगा, हम लोग शुरुआत करेंगे 1947 से। तो मैं यहाँ थोड़ा इसमें बताना चाहूंगा कि 1947 में हमारा देश इंडिपेंडेंट हुआ था, सभी को पता है। 1947 से क्या था, अगर हम अपने देश के इतिहास को उठा के देखें, 5000 साल पुराना इतिहास है। काफ़ी सारी चीज़ें हुई थी, काफ़ी तरह के बदलाव देखने को मिले थे। इंडस वैली सिविलाइजेशन आया था, पहला सिविलाइजेशन था। उसके बाद धीरे 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 इंसान जो है एक ग्रोथ की तरफ बढ़ता गया। फिर उसने एक पॉलिटिकल सिनेरियो भी चेंजेस करा। अगर आप लोगों ने हिस्ट्री वगैरह में पढ़ा होगा तो जाना होगा कि कैसे पॉलिटिकल चेंजेस देखने को मिले थे गुप्ता एम्पायर के टाइम पीरियड के आसपास। तो जब राजाओं का शासन आया तो बेसिकली क्या था कि पावर हाथ में आई, तो लोगों ने पावर अपने हाथ में लेनी शुरू करी। और फिर किस तरीके से चलते चलते हम लोग मुगल एम्पायर के टाइम पीरियड में आते हैं, क्योंकि ऐसे राजाओं का शासन आया था। तो राजाओं का क्या, राजा अपने हिसाब से चीज़ों को चला रहे थे, उसमें कोई जनता का कोई रोल नहीं था। और फिर उसके बाद आता है हमारा ब्रिटिश टाइम पीरियड, यानी कि कॉलोनियल टाइम पीरियड, जिसमें हमारा देश गुलाम होता है। तो यहाँ से कहानी आप लोगों को पता होगी कि कैसे हमारा देश आज़ाद हुआ, कितना संघर्ष रहा था। तो जब ये सारी चीजें चली, तो देश की जब स्थापना हुई, जब 1947 में देश बना, जब हमारा संविधान बना, कॉन्स्टिट्यूशन बना, और भी काफी सारे देशों के कॉन्स्टिट्यूशंस को हमने पढ़ा जाना। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, द फादर ऑफ अवर कॉन्स्टिट्यूशन, जिन्होंने संविधान लिखा, जिन्होंने सारी चीजें बताई, कि जिन्होंने एनालिसिस किया कि हर एक देश के लोग उस देश को चलाएंगे। यानी कि देश जो है लोगों से बनता है। कोई भी नेशन होता है, नेशनलिज्म की जो फीलिंग है आज हर एक एक भारतीय के दिलों में होती है, तो वो जो फीलिंग है, जो कि ये जो देश है, वो हर एक इंसान का होता है। यूं कह लीजिए कि जैसे कि इंसान का अपना घर होता है, तो उसका हर एक इंसान का उस घर में हिस्सा होता है। एक परिवार है, अगर एक परिवार में माता पिता हैं, बच्चे हैं, तो हर इंसान का एक इक्वल राइट है अपने घर में। ठीक उसी तरीके से अगर एक देश है, तो उस देश में रहने वाला हर एक नागरिक जो है, उसका अधिकार है अपने देश के लिए कुछ भी करना, कुछ भी सोचना, कुछ भी समझना। तो जैसे कि एक इंसान होता है, अपना घर चलाता है, हर इंसान का उस घर को चलाने में कंट्रीब्यूशन होता है, ठीक उसी तरीके से एक देश को चलाने में भी हर एक इस देश के नागरिक का उसमें कंट्रीब्यूशन होता है। तो इसी सोच, इसी विचारधारा के चलते हुए संविधान लिखा गया। तो जब संविधान हमारा बना 1947 के बाद, जब देश आजाद हुआ और हमारा संविधान बना, तो संविधान में एक बात कही गई, वी द पीपल ऑफ इंडिया। अब इस स्टेटमेंट को पूरा नहीं लिखूंगा, बस मैंने इतना आप लोग जान लो। प्रीएम्बल में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि वी द पीपल ऑफ इंडिया, यानी कि इस देश के नागरिक, हम लोग इस देश को चलाएंगे। सोवेरियन, यानी कि जिसपे किसी भी बाहरी ताकत का कोई राज नहीं होगा। कोई भी अब कंट्रीज पर राज नहीं करेगी। जब अंग्रेजों ने 150-200 साल हमारे देश पर राज किया, तो उसके बाद डिसाइड हुआ कि अब इस देश पर कोई राज नहीं करेगा और इस देश के लोग ही इस देश को चलाएंगे। और यहीं से फिर उसके बाद हमारा देश इंडिपेंडेंट हो जाता है, डेमोक्रेटिक हो जाता है। और डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है, कि ऐसा देश जो लोग उस देश को चलाएंगे। अब यहां तक तो बातें क्लियर हो गई। अब लोग ही कैसे इस देश को चलाएंगे, अगर मैं एक टेक्निकल टर्म्स में हम लोग बात करें, कि जैसे मान लीजिए अब देश चलाना है, तो देश चलाने के लिए क्या होगा भाई, सड़कें हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, एडमिनिस्ट्रेशन है, पुलिस है, लॉ एंड ऑर्डर है, कोर्ट है, बहुत सारी चीजें हैं। इस देश को चलाने में काफी सारा रोल प्ले करता है। हर एक देश की इकोनॉमी को चलाना है, उसको संभालना है। अब आप इसको ऐसे समझो ना, कि जैसे सोचो एक घर होता है, इस एक घर को चलाने के लिए भी कितना बड़ा रोल प्ले होता है। उस घर को चलाना है, उस घर का राशन पानी हो गया, बिजली का बिल हो गया, बहुत सारे खर्चे होते हैं उस घर के। उस घर को चलाने के लिए, संभालने के लिए कहीं ना कहीं हमारे पेरेंट्स पे ये बर्डन बना होता है। फिर उस पेरेंट्स के बाद जब बच्चे बड़े होते हैं, तो उस घर की भागदौड़ को संभालते हैं। तो चलिए वो तो एक घर के कंटेक्स्ट में हो गया, लेकिन ठीक उसी तरीके से अगर उस घर की जगह उसको बड़े लेवल पे सोचो आप, देश के लेवल पे, तो उस देश को कैसे चलाया जाएगा।
चलाएंगे उस देश के लोग ही, लेकिन कैसे चलाएंगे? हर इंसान तो अपने रोजमर्रा की जिंदगी में परेशान है, सबको नौकरी करनी है, किसी को बिजनेस करना है, पैसा कमाना है, घर चलाना है, तो देश चलाने के लिए टाइम कैसे निकाला जाएगा? तो देश को चलाने के लिए हमारी तरफ से ही कुछ रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं जो चुने जाते हैं। तो अब आता है यहाँ पे शुरुआत होती है इलेक्शन की। तो इलेक्शन हमारे देश में इसलिए कराए जाते हैं ताकि एक हम अपना रिप्रेजेंटेटिव चुन के सांसद में यानी कि पार्लियामेंट में भेज सके और वो हमारे देश को चलाए। तो अब हमारा देश जो है 140 करोड़ के लोगों का देश है, तो 140 करोड़ मिलकर तो नहीं चला पाएंगे। तो इसीलिए हर एक इंसान जो होता है, हर एक वोटर जो होता है, इक्वल वोटिंग राइट्स होता है ताकि वो अपना रिप्रेजेंटेटिव अपने एरिया से चुने और उसको वो पार्लियामेंट में भेजे ताकि वो देश चलाए। और इस तरीके से इस सोच के तहत इलेक्शंस होते हैं। तो यहां तक तो आप लोगों को समझ में आ गया कि मैंने आप लोगों को बताया कि इलेक्शंस क्यों होते हैं, क्यों इलेक्शन कराए जाते हैं। क्या है कि जो देश है वो लोगों का देश है, तो जब लोगों का देश है तो लोग ही उसको चलाएंगे। अब लोगों के पास समय नहीं है, इसलिए इलेक्शन कराया जाता है और इलेक्शन कराते कराते इलेक्शन कराने के लिए ही फिर लोगों को चुना जाता है और अपना रिप्रेजेंटेटिव भेजा जाता है। तो यहां तक तो आपको चीजें समझ में आ गई। तो अब आते हैं हम अपने लोकसभा के इलेक्शन में कि लोकसभा इलेक्शन जो होता है हमारा, हम लोकसभा में जो वोटिंग करते हैं, जो हमारी सीट्स होती हैं कि टोटल हमारी 545 हमारी सीट्स होती है लोकसभा की। तो ये जो 545 सीट्स होती है तो 543 की बेसिकली वोटिंग होती है। जो 2 सीट्स होती है ना उसका नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं हमारे, ठीक है ना। तो ये नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं जो चुने जाते हैं एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से। तो बाकी 543 सीट्स तो हमारे इलेक्शंस होते हैं। तो ये 543 सीट्स हमारे पूरे देश में बटी होती है। हमारे जितने भी राज्य हैं, चाहे फिर वो यूनियन टेरिटरी हो चाहे वो स्टेट्स हो, उन सबको मिला के ये 543 सीट्स होती हैं। हर एक स्टेट में अलग अलग पॉपुलेशन के अकॉर्डिंगली इन सीट्स को बांटा गया है। जैसे उत्तर प्रदेश हमारे देश का सबसे बड़ा स्टेट है और सबसे ज्यादा पॉपुलेटेड स्टेट है, तो इसीलिए वहां पे लोकसभा की टोटल 80 सीट्स होती है, यानी कि 80 सीटें होती है। अगर मैं बिहार की बात करूं तो 40 सीटें हैं। उसके अलावा महाराष्ट्र की बात करो तो वहां पे भी 40 सीटें हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये पूरा डिस्ट्रीब्यूशन बटा हुआ है। तो अगर आप लोग हर एक लोकसभा सीट्स को जानना चाहते हैं तो वो तो आप लोग गूगल भी कर सकते हैं, इस पर इंफॉर्मेशन देना लंबा पड़ जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से इलेक्शन होते हैं और ऐसे सीटें बटी होती है। लेकिन आज इस वीडियो में इलेक्शन कैसे होते हैं वो तो चलो मैं आप बताने जाने वाला हूं, लेकिन उससे पहले यहां पे आप लोगों को समझाना चाहता हूं कि जो इलेक्शन होते हैं, आज इस वीडियो बनाने का मेरा जो माध्यम है कि हमारे देश में ना लोग जो हैं, हर कोई जो है एक पॉलिटिकल विचारधारा को फॉलो करता है और एक पॉलिटिकल पार्टी को वोट करता है। दरअसल ये जो लोकसभा के इलेक्शंस होते हैं, यानी कि जो प्रधानमंत्री चुना जाएगा हमारे देश का, उसी के नाम पे सिर्फ वोट जाता है, जो कि गलत एक सोच है। ये नहीं कहता है वी द पीपल ऑफ इंडिया, यानी कि हम लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनेंगे। कि जब कॉन्स्टिट्युएंसीज होती है तो ये जो 543 सीट्स होती है ना, ये बेसिकली कॉन्स्टिट्युएंसीज कहलाती हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे बात करूं, दिल्ली का एग्जांपल ले लेते हैं, तो दिल्ली में 7 हमारी कॉन्स्टिट्युएंसीज हैं, यानी कि टोटल 7 सीट्स हैं। तो वो अलग अलग एरियाज में बटी होती है, तो उनको हम कॉन्स्टिट्युएंसीज कहते हैं। और उस हर एक कॉन्स्टिट्युएंसी से एक एक मेंबर खड़ा होगा, जिसको हम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहते हैं, हिंदी में उसको सांसद कहते हैं, ठीक है ना। तो जब वो खड़ा होगा तो उसको वोट दिया जाएगा। अब अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं, कोई कांग्रेस का होता है, कोई बीजेपी का होता है, कोई सपा का होता है, काफी सारी पॉलिटिकल पार्टीज होती है जिसको वोट दिया जाता है। तो जो वोट ज्यादा देता है वो जीत जाता है। तो यहां से शुरुआत होती है इलेक्शन की। लेकिन लोगों की प्रॉब्लम ये है कि लोग आज भी जो है हमारे देश में सिर्फ पॉलिटिकल पार्टीज को वोट देते हैं, एक बेहतर इंसान को वोट नहीं देते हैं। क्योंकि रूल ये कहता है कि अगर आप लोग अपने अपने लोकल एरिया के रिप्रेजेंटेटिव, जो इंसान बेहतर आपके एरिया के लिए काम करता है, जो एक बेहतर अच्छा एजुकेटेड है, जो बेहतर लोगों को वहां पे समझता है, जो वहां का लोकल बाशिंदा है, जो बेहतर एक सरकार चला सकता है, ऐसे इंसान को वोट करना चाहिए। अब जैसा क्या होता है कि अभी जैसे हमारे यहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो लोग सिर्फ पीएम के नाम की वोट दिए जा रहे हैं कि एक इंडिविजुअल लीडर है और उसी के नाम का वोट जा रहा है, जो कि एकदम गलत है, जो इस तरह से होना ही नहीं चाहिए। दरअसल वोट जो है सिर्फ अपने रिप्रेजेंटेटिव, आपके एरिया का जो रिप्रेजेंटेटिव है। जैसे एक मैं बहुत अच्छा एग्जांपल आप लोगों को देना चाहूंगा कि जैसे मैं गाजियाबाद की कॉन्स्टिट्यूएंसी से बिलोंग करता हूं, मेरा जो घर है वो गाजियाबाद से है। तो अभी जैसे हमारे यहाँ गाजियाबाद बताया जाता है भारतीय जनता पार्टी का गढ़ है। तो अब मैं यहाँ पे ये नहीं कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी अच्छा काम नहीं कर रही है, ये सही काम नहीं कर रही है, वो मेरा यहाँ पे मुद्दा नहीं है। मुद्दा ये है कि मैं अपने एरिया के सांसद को वोट करूं। जैसे प्रधानमंत्री हमारे देश के आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जो हैं,
उनको वोट देने के लिए या उनको जिताने के लिए मैं यहाँ पे वोट नहीं करूंगा, मैं वोट करूंगा अपने एरिया के सांसद के काम के लिए, क्योंकि मोदी जी मेरे लोकल एरिया में आके काम नहीं करेंगे, ठीक है ना, वो नेशनल लेवल पे काम करेंगे। तो जो लोकल एरिया का सांसद होगा उसको जरूरी है वोट करना। तो मेरे एरिया का जो सांसद लास्ट था डॉक्टर वीके सिंह जो थे यहाँ पे, तो वो वीके सिंह जो था वो यहाँ का एरिया का कैंडिडेट हमारे यहाँ का अच्छा नहीं था, जो मुझे भी पसंद नहीं था, क्योंकि उसको मैंने कभी आज तक अपने एरिया में देखा भी नहीं कि वो क्या काम कर रहे हैं इस एरिया के लिए। तो मेरा उनकी तरफ कोई व्यक्तिगत कोई ऐसा पर्सनल नहीं था, लेकिन मुझे वो कैंडिडेट बिल्कुल पसंद नहीं था, क्योंकि उनका कोई रोल ही नहीं था। तो इसलिए ये जरूरी नहीं है कि फिर मैं उनको वोट ही करूं क्योंकि मुझे मोदी जी को जितवाना है, ऐसा कुछ है। एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल के तौर पे बात कर रहा हूं। तो ये जरूरी है कि इलेक्शन जब हो रहे हैं तो इलेक्शन में जरूरी है कि इंसान को अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनना होगा, एक बेहतर रिप्रेजेंटेटिव को चुनना होगा, ताकि वो पार्लियामेंट में जाए और आपके एरिया के लिए काम करे। देश के लिए काम सरकारें करेंगी वो एक अलग चीज होती है, लेकिन अपने एरिया के रिप्रेजेंटेटिव को चुनना बहुत जरूरी होता है, एक ऐसे रिप्रेजेंटेटिव को जो आपके एरिया के लिए काम करे, तभी तो पूरे देश का निर्माण होगा, ठीक है ना। तो अब बात करता हूं मैं लोकसभा सीट्स की। तो जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि किस तरीके से स्टेट वाइज लेवल पे सीटें बटी होती हैं। तो अगर हम लोग एक लोकसभा का ऐसे आंकड़ा बनाए तो इस तरीके से सीट होती है। तो मान लीजिए अगर ये एक लोकसभा का पूरा सीट्स का डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है ना, तो ये सीट का जो डिस्ट्रीब्यूशन इस तरीके से होता है। तो अब मान लीजिए ये इस तरीके से हमारी सीटें बटी हुई हैं। ये एक मोटा मोटा एग्जांपल मान लीजिए। तो ये सीटों का हमारा पूरा टोटल सीटों का हो गया 543 सीट्स हो गई। अब इसमें मान के चलिए मेजोरिटी किसको है। लास्ट ईयर के आंकड़े उठा के देखें तो 350 के अराउंड मेजोरिटी ले गई थी हमारी भारतीय जनता पार्टी। तो भारतीय जनता पार्टी लास्ट ईयर हमारी मेजोरिटी ले गई थी पूरे 350 सीट्स की। तो होता क्या है, रूल ये कहता है कि 543 सीट्स यानी कि इसका 50% +1 जो पार्टी ले जाएगी वो मेजोरिटी बना लेती है, और उसके बाद वो पार्टी जाके अपना लीडर चुनती है और तब जाके एक बेहतर सरकार बनती है। तो ये रूल होता है, इस तरीके से लोकसभा इलेक्शंस को कंडक्ट कराया जाता है। तो जैसे लास्ट ईयर की बात करूं तो करीब बीजेपी 350 सीटें जीती थी। अगर इसका 50% का करेंगे तो 271 के अराउंड बैठता है, लेकिन बीजेपी 350 के अराउंड सीटें जीत गई थी, जिसके चलते हुए उन्होंने आधी से ज्यादा मेजोरिटी ले ली थी। लेकिन जो बाकी सीटें जीती तो वो बाकी पॉलिटिकल पार्टीज होती है, जैसे कांग्रेस हो गई, आम आदमी पार्टी होगी, बसपा हो गई, तो वो पार्टी हमारी कहलाती है अपोजिशन पार्टीज। अब उनका भी हमारे देश की डेमोक्रेसी में एक बहुत बड़ा रोल होता है। डेमोक्रेसी का मतलब यही होता है कि बैलेंस करना, कि जब भी रूलिंग पार्टी अगर पूरी सत्ता में आ जाएगी तो वो कहीं ना कहीं कहा जाता है कि डिक्टेटरशिप में कन्वर्ट हो जाएगी। इसीलिए हमारे देश में बैलेंस डेमोक्रेसी को करना भी जरूरी होता है कि अगर मान लो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अगर वो सारी की सारी सीटें जीत जाएगी तो इसका इंपैक्ट ये देखने को मिलेगा, वो एक डिक्टेटरशिप में तब्दील हो जाएगी, फिर वो अपनी मानामानी करेगी। क्योंकि ये जरूरी नहीं है कि एक पॉलिटिकल पार्टी है वो सारी चीजों में सही हो सकती है। तो इसलिए जरूरी होता है एक अपोजिशन का भी होना किसी भी देश में, उसकी डेमोक्रेसी को बरकरार रखने के लिए। तो जो इसका रोल आज की डेट में कांग्रेस पार्टी हो गई, आम आदमी पार्टी हो गई, अदा कर रही है अपने अपने तरीके से, और इस तरीके से इलेक्शंस कराए जाते हैं। तो ये था जिसमें मैंने आप लोगों को बताया कि किस तरीके से हमारे देश में इलेक्शन कराए जाते हैं, किस तरीके से सीटों का डिस्ट्रीब्यूशन होता है और किस तरीके से हम लोग वोट करते हैं अपने देश में। तो ये जरूरी है कि अगर आप लोग जब भी वोट करने जा रहे हैं तो ये बहुत जरूरी है कि आप अपने एरिया के एमपी को चुने, ना कि आप नेशनल लेवल पे किसी पॉलिटिकल पार्टी के नाम पे वोट दें। आप ये देखें कि आपके एरिया में जो एमपी है, जो भी खड़ा हो रहा है कैंडिडेट है, क्या वो सही है, और ना ही सही आपके लिए कोई भी कैंडिडेट दिख रहा है तो आप लोग नोटा को भी वोट कर सकते हैं, यानी कि नन ऑफ द अबव, ताकि फिर उसके बाद दोबारा से इलेक्शन होता है और वो कैंडिडेट्स रिजेक्ट कर दिए जाते हैं और इस तरीके से इलेक्शंस कंडक्ट किए जाते हैं। तो ये होता है हमारे देश का एक तरीका, डेमोक्रेटिक तरीका, जिस तरीके से इलेक्शंस होते हैं लोकसभा में। तो अभी जिस तरीके से लोकसभा के इलेक्शंस चल रहे हैं, फेजेस हो गए हैं 3 फेजेस तक, तो काफी लोगों ने वोट दे दिया होगा। जिन लोगों ने वोट नहीं दिया वो जरूर वोट दे और इस तरीके से अपने एरिया के सांसद को चुने, ना कि डायरेक्ट पार्टी के किसी लीडर को उसके नाम पे वोट दे। तो ये था मेरा टॉपिक जिसमें मैंने आप लोगों को बताया आज किस तरीके से लोकसभा इलेक्शंस होते हैं और मैंने इस चीजों के बारे में आप लोगों को आज समझाया। अब इसी तरीके से अगर फिर स्टेट लेवल के इलेक्शंस होते हैं या फिर लोकल लेवल के इलेक्शंस होते हैं, उसमें भी सेम प्रोसीजर होता है। बस जैसे यहाँ पे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होता है, वहां पे मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली होता है, जिसको एमएलए विधायक भी कहते हैं, ठीक है ना। तो यही था मेरा टॉपिक, छोटा सा टॉपिक था जिसमें मैंने आप लोगों को थोड़ा सा इसके बारे में बताना था कि किस तरीके से शुरुआत हुई थी, कैसे कैसे इलेक्शंस होते हैं और किस तरीके से इंडिया में इलेक्शंस कराए जाते हैं। तो यही था मेरा आज का टॉपिक। तो अगर आप लोगों को मेरा काम पसंद आ रहा है, अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर जरूर कीजिए मेरी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में और किसी नए टॉपिक के साथ। तो थैंक यू वेरी मच।